Hello everyone. Now we take in our discussion chapter number 11 of Companies Act 2013. चैप्टर नंबर 11 जो अपना सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, जो कवर करता है सेक्शन 149 से सेक्शन 172 तक। इस लेक्चर में अपन सिर्फ सेक्शन 149 ही डिस्कस करेंगे, 149 के सारे सब सेक्शंस। ओके, और रूल्स कौन से चल रहे हैं? रूल्स 2014। सबसे फर्स्ट आता है सेक्शन 149 सबसेक्शन 1। सबसे पहले तो सेक्शन 149 में बोला है क्या है कि मिनिमम कोई कंपनी कितने डायरेक्टर रख सकती है। अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी है तो 2 डायरेक्टर, और 1% कंपनी ओपीसी है तो ऑब्वियसली 1 डायरेक्टर। अच्छा, मैक्सिमम कितने डायरेक्टर रख सकते हैं? मैक्सिमम 15 डायरेक्टर। क्या 15 डायरेक्टर से ज़्यादा कोई कंपनी अपॉइंट कर सकती है? ऑब्वियसली कर सकती है। देखो 15 डायरेक्टर तो बहुत ही कम है। बड़ी बड़ी जो कंपनी से रिलायंस वगैरह वहाँ पे तो 15 से ज़्यादा ही डायरेक्टर है, तो वो लोग कैसे अपॉइंट करते हैं 15 से ज़्यादा डायरेक्टर? अगर एसआर पास किया है कंपनी ने कि 15 से ज़्यादा डायरेक्टर रखना है तो 15 से ज़्यादा डायरेक्टर रख सकते हैं। अच्छा, ये पूरा जो प्रोविज़न है ये एप्लीकेबल नहीं होता है लाइसेंस अंडर सेक्शन 8 कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी। जो गवर्नमेंट कंपनी जिसने 92 में एनुअल रिटर्न और 187 के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइमली आरओसी को फाइल कर दिया था, उस कंपनी के ऊपर, उस गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। मतलब बिना एसआर पास किए आप 15 से ज़्यादा डायरेक्टर रख सकते हो। ये बोला था 5 जून 2015 के नोटिफिकेशन में। फिर एक नोटिफिकेशन जो ये नोटिफिकेशन फर्दर अमेंड हुआ था 30 जून 2017 को, जिसमें बोला था कि सेक्शन 8 कंपनीज जो है वो भी बिना एसआर पास किए डायरेक्टर रख सकती है 15 से ज़्यादा। ठीक है, तो ये था अपना सेक्शन 149। अब आ जाते हैं सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 का एक प्रोविजो पढ़ते। प्रोविजो किसी भी जो एक्ट होता है उसके अंदर किसी क्वालिफिकेशन के लिए दिया जाता है। तो इसमें जो सेकंड प्रोविजो है वो पूरा का पूरा बात करता है वुमेन डायरेक्टर के ऊपर। हर एक कंपनी को जिसका एक तो लिस्टेड कंपनी और जिसका पेड अप कैपिटल जो है वो 100 करोड़ या उससे ज़्यादा, यहाँ पर अपन देखते हैं वुमेन डायरेक्टर रूल 3। देखो जब वुमेन डायरेक्टर की बात करेंगे तो प्रोविजो सेकंड चलेगा और रूल 3 चलेगा, जिसमें बोला है कि हर लिस्टेड कंपनी और जिसका पेड अप कैपिटल है 100 करोड़ से ज़्यादा और टर्नओवर है 300 करोड़ से ज़्यादा, इक्वल टू और ग्रेटर देन 300 करोड़। तो मतलब पेड अप कैपिटल ग्रेटर देन 100 करोड़ और टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 300 करोड़, पेड अप कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 100 करोड़ है, तो उस कंपनी को एक वुमेन डायरेक्टर रखना ज़रूरी है। अच्छा, इनकॉर्पोरेशन अगर कंपनी नई ही स्टार्ट हुई है तो इनकॉर्पोरेशन के 6 महीने के अंदर एक वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा। अच्छा, और अगर कंपनी में वुमेन डायरेक्टर का किसी भी वजह से रिमूवल हो जाता है या वो रिजाइन करके चली जाए तब फिर क्या करें? तो वुमेन डायरेक्टर को 3 मंथ्स और बोर्ड मीटिंग की जो डेट है विच एवर इज लेटर तक वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा। अच्छा, बोर्ड मीटिंग की डेट है, वैसे तो 173 सबसेक्शन 1 में बोल रखा है कि हर कंपनी को कैलेंडर ईयर में 4 बोर्ड मीटिंग करना कंपलसरी है, जिसमें 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में 120 डेज का गैप नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि विच एवर इज लेटर बता रखा है, दैट मीन्स अगर 3 महीने का जो टाइम है जब से जो रिजाइन किया है वुमेन डायरेक्टर ने या उसको रिमूव किया है तब से 3 मंथ्स का टाइम, सपोज 30 सितंबर है और अपना जो बोर्ड मीटिंग हेल्ड करने का ड्यू डेट आ रहा है वो आ रहा है 30 अक्टूबर, तो विच एवर इज लेटर मतलब 30 अक्टूबर तक आपको एक वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना है। ओके, देन इसमें आ जाता है, अच्छा क्रॉस रेफरेंस में जब भी अपन किसी डायरेक्टर की बात करेंगे तो क्रॉस रेफरेंस में कुछ सेक्शंस तो अपने को लिखना ही है, जैसे कि वो डिस्क्वालीफाई ना हो 164 167 में, साथ में वो सारे जो प्रोविजन है कि 165 में मैक्सिमम 20 कंपनीज में ही डायरेक्टर बन सकता है कोई भी पर्सन, तो वो जो लिमिट है 20 कंपनीज की उसमें भी वुमेन डायरेक्टरशिप इंक्लूड होगा। ठीक है, तो ये 3 सेक्शन अपन क्रॉस रेफरेंस में दे सकते हैं। और ऑलवेज आपको DIR 2 और DIR 12 ये जो दोनों फॉर्म है जो कि सेक्शन 152 में बताए हुए हैं, ये दोनों फॉर्म भी हर डायरेक्टर को फाइल करने होते हैं। ठीक है, तो ये सर अपन क्रॉस रेफरेंस में दे देंगे। ये मतलब जनरली सारे डायरेक्टर्स जो है उनके लिए अपन लिखते हैं।
ठीक है, 165 सेक्शन 169, 167, 164 और DIR2 और DIR12 ये क्रॉस रेफरेंस में सारे डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट में चलेगा, वो चाहे 161 के 1, 2, 3, 4 एडिशनल ऑल्टरनेट नॉमिनी कैजुअल डायरेक्टर्स जो होते हैं उनमें भी चलेगा। अच्छा, अभी अपन पढ़ते हैं 149 सबसेक्शन 3। इसमें क्या है, इंडियन रेजिडेंट डायरेक्टर। इंडियन रेजिडेंट डायरेक्टर जो कि फाइनेंशियल ईयर में, ना तो कैलेंडर ईयर है ना प्रीवियस ईयर है, फाइनेंशियल ईयर में कोई डायरेक्टर जो है वो 182 डेज से ज़्यादा अगर इंडिया में रहा है तो वो इंडियन रेजिडेंट डायरेक्टर है। अब बात यह है कि एक एमसी ने क्लैरिफिकेशन दिया था कि फाइनेंशियल ईयर मानेंगे, ठीक है, क्योंकि जब अपन फेम एक्ट पढ़ते तो उसमें प्रीवियस ईयर मानते हैं, ऐसा कुछ भी है तो यहाँ पे, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट चलता है इस सेक्शन में, बट इसमें अपने को जब आंसर करना है तो फाइनेंशियल ईयर लेना है, ठीक है। फिर आ जाता है 149 सबसेक्शन 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और 149 सबसेक्शन 4 से लेके 149 सबसेक्शन 13 तक के सारे सबसेक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 1956 में भी था, लेकिन इतना मतलब डिटेल्ड में और इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता था। अब जब कंपनीज एक्ट 2013 आया तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के सेक्शंस भी बहुत सारे हैं और उसकी जो कंडीशंस है वो भी बहुत सारी है। तब यहाँ पे आ जाते हैं 149 सबसेक्शन 4 में। सबसे पहले तो कौन कौन सी कंपनीज है जिनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना ज़रूरी है। लिस्टेड कंपनीज को तो रखना ही है। लिस्टेड कंपनी के साथ में ऐसी कंपनीज जिनका पेड अप कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 10 करोड़ है, टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 100 करोड़ है, लोन्स और डिपॉजिट ग्रेटर देन 50 करोड़ है। बात अजीब सी है, इसमें सिर्फ ग्रेटर देन ही है, इक्वल टू नहीं है। मुझे लगता है कि लो मेकर से गलती हो गई है और वो ग्रेटर देन इक्वल टू लिखना भूल गए, इसके अलावा इसका कोई लॉजिक हो ही नहीं सकता। जब यहाँ पे पेड अप कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 10 करोड़ बोला है, टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 100 करोड़ बोला है, तो लोन्स एंड डिपॉजिट्स ग्रेटर देन 50 करोड़ बोला है, जो भी है पर है ये प्रोविजन, ठीक है, कि लोन्स एंड डिपॉजिट के लिए ओनली ग्रेटर देन 50 करोड़ है। अगर ऐसा कंपनी इन तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल करती है तो कंपनी को क्या करना है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें एक आ जाता है कि जब कभी अपन इस सेक्शन की बात करते हैं तो आपको पता होगा जो सेबी लॉ और रेगुलेशन उसमें जो लिस्टेड कंपनीज है उनको बोला है 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट। फिर जब अपन 177 ऑडिट कमेटी की बात करते हैं तो उसमें बोला ऑडिट कमेटी में जितने भी डायरेक्टर रखने हैं उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो अब क्या करेंगे, जब फाइनली आंसर करना होगा तो तीनों ही कंडीशन में से जो मैक्सिमम डायरेक्टर्स आएंगे उनको इंडिपेंडेंट रखेंगे। अपन बोलते हैं ना कि अगर कोई भी प्रोविजन है तो स्ट्राइजेंट प्रोविजन को आप अगर फॉलो कर लेते हो तो जो जनरल प्रोविजन है वो अपने आप ही कंप्लाई हो जाएगा। कहीं पे बोला है कि एसआर पास करना है, कहीं पे बोला ओआर पास करना है, आप एसआर पास कर लो तो ओआर तो अपने आप ही पास हो गया। तो उसी तरह से इन तीनों कंडीशंस में अगर लिस्टेड कंपनी है तो 1/3 देखेंगे, फिर 177 की ऑडिट कमेटी में मेजॉरिटी के नंबर देखेंगे और उसके बाद में यहाँ पे एटलीस्ट 2 जो रूल्स 2014 उसमें बोला था कि जहाँ पे पेड अप कैपिटल और टर्नओवर वाला क्राइटेरिया वहाँ पे एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। तो तीनों ही कंडीशन कौन कौन सी, 177 वाली लिस्टेड कंपनी में 1/3 वाली और एटलीस्ट 2 डायरेक्टर रखने हैं। इन तीनों में से जो भी मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होंगे उतने नंबर अपनी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने हैं। अच्छा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होते हैं ये सारी बात बताइए अपने को 149 सबसेक्शन 6 में, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। वन 149 सबसेक्शन 6 जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर अभी अपन पढ़ते हैं उसमें क्या है, इसमें कंडीशंस है कि कौन कौन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकते हैं। पहला तो है कौन कौन नहीं हो सकते हैं वो बताया। पहला तो कंपनी का जो प्रोमोटर है जो कि जो नॉर्मल सैलरी उसको लेनी है उसके अलावा इनकम 20% या उससे ज्यादा इनकम कंपनी से रिसीव कराए तो वो जो प्रोमोटर है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। फिर आ जाता है कि पर्सन या उसका कोई रिलेटिव की डेफिनेशन अपन ने देखी है सेक्शन 2 के अंदर, तो उस अकॉर्डिंग जो रिलेटिव है जिसमें क्या आ जाता है, फादर मदर ब्रदर सिस्टर स्टेप सन, स्टेप डॉटर इंक्लूड नहीं है, ठीक है, तो स्टेप मदर स्टेप फादर और वो पूरी जो डेफिनेशन है सेक्शन 277 उसमें जो भी फॉलो करते हैं वो अपने रिलेटिव होते हैं, ठीक है। तो वो जो रिलेटिव है वो या फिर पर्सन हिमसेल्फ क्या है, कंपनी में मैंने HSAJ लिखा है, H मतलब होल्डिंग, S मतलब सब्सिडरी, A मतलब एसोसिएट और J मतलब ज्वाइंट वेंचर। या तो कंपनी में या होल्डिंग या उस कंपनी के एसोसिएट या उस कंपनी की सब्सिडरी या उस कंपनी के ज्वाइंट वेंचर में क्या कर रखा है उसने, सिक्योरिटी होल्ड कर रखी है। कितनी सिक्योरिटी, 1 रुपया 2 रुपया नहीं, 50 लाख या उससे ज्यादा की सिक्योरिटी या फिर 2% ऑफ द पेड अप कैपिटल।
जिसका अमाउंट देखते हैं पेड अप कैपिटल का 2% और 50 लाख विच एवर इज लोअर, जितनी उसने अगर सिक्योरिटी होल्ड कर रखी है तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता, उसने या उसके रिलेटिव ने या सबने मिलके, ठीक है। एग्रीगेट देखेंगे इसमें। फिर आ जाता है इसमें गारंटी, ग्रेटर देन 50 लाख, गारंटी में 2% वगैरह नहीं है, लेकिन ग्रेटर देन 50 लाख की गारंटी भी अगर देखें, गारंटी मतलब क्या होता है, लोन तो किसी ने दिया, लोन किसी ने लिया और बीच में हम गारंटर बन गए, वो नहीं चुकाएगा तो हम चुकाएंगे, ऐसी गारंटी भी है। और 50 लाख से ज्यादा का अमाउंट है उस गारंटी का, वो अब यहाँ पे जो पर्सन रिलेटिव की कंडीशन है और कंपनी होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट जॉइंट वेंचर है वो सारे में है, सिक्योरिटी हो चाहे गारंटी हो चाहे इंडेप्टनेस, हमने खुद लोन लिया है 50 लाख से ज्यादा का, तभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। उसमें क्या होता है कि अपना इंटरेस्ट अफेक्ट होगा उस कंपनी में, तो हम जो डिसीजन है वो बायस्ड होके लेंगे, इसलिए बोला। फिर आ जाता है कैंपिंग, अगर हम या हमारा रिलेटिव की मैनेजर पर्सनल है तो ऑब्वियसली हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। फिर आ जाता है पार्टनर ऑफ द फर्म, हम ऐसी फर्म के पार्टनर हैं जिस फर्म की 10% ऑफ द इनकम जो है वो कंपनी से रिसीव हो रही है, ठीक है, तो फिर हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। फिर आ जाता है, अच्छा ये जो सिक्योरिटी गारंटी और इंडेप्टनेस के जो भी क्राइटेरिया थे वो देखेंगे लास्ट 2 ईयर्स प्लस दिस ईयर, करंट ईयर और लास्ट 2 ईयर्स, ठीक है। और जो अपन ने अभी कैंप की बात की और पार्टनर फर्म की बात की वो देखेंगे अपन लास्ट 3 ईयर्स प्लस दिस ईयर, तो वो क्राइटेरिया है 2+1 और यहाँ पे था 3+1, ठीक है। फिर आ जाते हैं अपन एम्प्लॉय, अच्छा अगर हम एम्प्लॉय है कंपनी के इस साल या पिछले 3 साल तो फिर क्या है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते, लेकिन हमारा रिलेटिव जो है वो सिर्फ इस साल एम्प्लॉय है तो ही वो कंडीशन लगेगी, मतलब एम्प्लॉय के लिए हम रिलेटिव के पिछले 3 साल की कंडीशन नहीं देखेंगे, मतलब वो पिछले 3 साल एम्प्लॉय था चलेगा, इस साल एम्प्लॉय नहीं है तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो। फिर आ जाता है इसके अंदर एनपीओ, ऐसी एनपीओ जिसकी जो इनकम है उसका 25% हमारी ऐसी कंपनी से रिसीव हो रहा है, जिस एनपीओ का 25% इनकम हमारी कंपनी से रिसीव हो रहा है, ठीक है, और उस एनपीओ के आप डायरेक्टर हो, प्रोप्राइटर हो, ठीक है, तो या सीईओ हो, तो फिर आपको भी हमारी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बनाया जाएगा। जब समझ में आया, ये एनपीओ की 25% इनकम इस कंपनी से रिसीव हो रही है और इस कंपनी में आप सीईओ या कैंपियो, तो इस कंपनी में आप सीईओ या कैंपियो, सॉरी इस कंपनी में नहीं, इस एनपीओ में आप सीईओ या कैंपियो, तो फिर आपको इस कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बनाया जाएगा। समझ में आया, बहुत सिंपल है। एनपीओ की 25% इनकम कंपनी से रिसीव हो रही थी और इस एनपीओ में अपन सीईओ है, तो फिर हमें अब इस कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बनाया जाएगा। ये पूरा था 149 सबसेक्शन 6, इतना आप पूछते तो नहीं एग्जाम में, बट पूछ ले तो हमको आना चाहिए, वैसे बहुत सिंपल है। अब आ जाते अपन, सिंपल है और थोड़ा लेंदी है, अब आ जाते अपन 149 सबसेक्शन 7 में, एक बार इसको क्या बोलते हैं, चलो लास्ट में रिवाइज करवा लूंगी। अभी आ जाते हैं सेक्शन 149 सबसेक्शन 7, इसमें है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब मैं जैसे ही कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनूंगी, मैं सबसे पहले जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी उसमें क्या बोलने वाली हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। फिर जब नेक्स्ट कंपनी की बोर्ड मीटिंग होगी, हर बोर्ड मीटिंग में मुझे बताना है कि मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ, और फिर जब भी स्टेटस चेंज होता है तब भी बताना है कि मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ, चेंजेस क्या हुए स्टेटस में, ठीक है। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, हर बोर्ड मीटिंग और चेंज इन स्टेटस वाली बोर्ड मीटिंग बताना है, ये बोला था 149 सबसेक्शन 7 में। अब आ जाते हैं 149 सबसेक्शन 8 में, ये सब ड्यूटी बता रखी है जो स्कैड्यूल्ड 4 के अंदर है। 149 सबसेक्शन 9 उसमें वो रखा है कि आप स्टॉक ऑप्शन नहीं ले सकते, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर स्टॉक ऑप्शन नहीं ले सकता। आपको पता है कि ये कैंपियो डायरेक्टर स्टॉक ऑप्शन नहीं ले सकते, 197 में पहले लिखा हुआ था, जब डिलीट हो गया कंपनीज एक्ट 2019 के आने के बाद, लेकिन उसका डिलीट होने का कोई भी क्या बोलते हैं इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि 159 सबसेक्शन 9 में अभी भी कंडीशन है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर स्टॉक ऑप्शन नहीं ले सकता है। फिर 159 सबसेक्शन 10, आप कितने साल तक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो, हम मैक्सिमम 5 ईयर्स तक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं। अच्छा, और अगर दूसरी बार वापस 5 साल तक आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है, 5 साल को अपन बोलते हैं 1 टर्म, ठीक है, तो हम 2 टर्म तक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो 2 टर्म तक आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो, लेकिन सेकंड टर्म के लिए कंपनी में एसआर पास होना जरूरी है। अच्छा, एक बात है कि इंडिपेंडेंट हर डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए ओआर की जरूरत होती है, लेकिन जब डायरेक्टर को अपॉइंट ही एसआर के थ्रू किया है, तो यहाँ पे जब रिमूवल की बात आएगी तभी एसआर की जरूरत होगी। ओके, देन फिर आ जाता है, और बोर्ड रिपोर्ट के अंदर डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा कि इस डायरेक्टर को रीअपॉइंट किया है, वो सब, ठीक है। फिर आ जाता है अपन 159 सबसेक्शन 11, 149 सबसेक्शन 11 में बोला है
कि जब आपने अपना टर्म कंप्लीट कर लिया, चाहे वो 1 टर्म हो चाहे 2 टर्म हो, आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद 3 साल तक आप कंपनी में किसी भी नौकरी को लेकर घूम नहीं सकते, मतलब किसी भी कैपेसिटी में आप काम नहीं कर सकते कंपनी में। आपका टर्म खत्म होने के बाद के 3 साल की बात हो रही है। सीजेशन ऑफिस के बाद आप किसी भी कैपेसिटी में अपॉइंट नहीं हो सकते। 149(12) बहुत सिंपल है, इसमें लाइबिलिटी बता रखी है। 149 सबसेक्शन 13 में बोला है कि जो रोटेशनल और नॉन रोटेशनल वाले प्रोविजन है, कौन सा सेक्शन होता है 152 सबसेक्शन 6, उसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नॉन रोटेशनल डायरेक्टर माना जाएगा, मतलब रोटेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे, रोटेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सारा मतलब वो रिटायर्ड रोटेशन के थ्रू नहीं हो सकता है, ये बोला है 149 सबसेक्शन 13 में। तो ये पूरा जो सेक्शन था वो था 149। 150 एक बहुत सिंपल सा सेक्शन है जिसमें लिख रखा है कि डेटा बैंक जो होता है, एमसी अपनी वेबसाइट पे डेटा बैंक रखती है जिसमें कि बता रखा होता है कि ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए एलिजिबल है, फिर उसमें से कंपनी अपने लिए एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सिलेक्ट कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है। और अगर कुछ भी उसके अंदर चेंजेस करने हैं तो 15 दिन में बताना पड़ेगा सबमिट की क्या चेंज करना है, ठीक है। मैंने सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मेंटेनेंस ऑफ डेटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये बोल रखा है 150 के अंदर सेक्शन में। तो 149 और 150 अभी अपन ने देखा। 149 को क्विक रिविजन के लिए लेते हैं अपन। सबसे पहले 149 1 में था मिनिमम डायरेक्टर 3 पब्लिक में, 2 प्राइवेट में, 1 ओपीसी में, और फिर इसमें था मैक्सिमम इंक्रीज कितने हो सकते हैं 15, एसआर पास करना पड़ेगा उसके लिए। और सेक्शन 8 कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, वो था 5 जून 2015 का नोटिफिकेशन जो फर्दर अमेंड हुआ था 13 जून 2017 को। फिर 149(1) के अंदर सेकंड प्रोविजन देखा था वुमेन डायरेक्टर वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना, एक वुमेन डायरेक्टर को रखना पड़ेगा, पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा है, टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा है, इनको ऑपरेशन के 6 महीने में रखना पड़ेगा, अगर रिमूव हो जाते या रिटायर हो जाते तो 3 मंथ्स और बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर वाली डेट जो आती है तब तक आपको वापस अपॉइंट करना पड़ेगा। एक और बात है, जनरल क्लोज एक्ट 1897 के अंदर सबसे पहले तो कि जब अपन 3 महीने और 6 महीने देख रहे हैं ना, तो जिस दिन वैकेट हुआ था पोजीशन उस दिन को इंक्लूड करना है कि नहीं, तो हमारे कंपनीज एक्ट ने तो इस बारे में कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। तो अब जब कंपनीज एक्ट में क्लैरिफिकेशन नहीं है तो हम किसके पास गए, जनरल क्लोज एक्ट 1897, जिसको हम आंसर में रेफर करेंगे कि जनरल क्लोज एक्ट 1897 में बोला है कि जिस दिन ऑफिस वैकेट होता है उस दिन को आप क्या कर लो, एक्सक्लूड कर लो, तो हम उस दिन को एक्सक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो उसको भी रेफर कर लेना। एक क्वेश्चन आया था तो मैंने देखा था क्रॉस रेफरेंस में वुमेन डायरेक्टर के लिए 165 सबसेक्शन 1 20 की लिमिट में काउंट होगा, 167 164 DIR2 DIR12 ये सब लिखना है। 159 सबसेक्शन 3 में इंडियन रेजिडेंट डायरेक्टर जो 182 दिन से ज्यादा रहता है फाइनेंशियल ईयर में। फिर 159 4 उसके लिए एक एमसी क्लैरिफिकेशन भी वो भी लिख लेना। फिर 159 सबसेक्शन 4 के अंदर 4 to 13 सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करें, वो जो है लिस्टेड कंपनी में 1/3 हो। 177 ऑडिट कमेटी में मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर रूल 2014 के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 2 डायरेक्टर, अगर कंपनी का अगर अनलिस्टेड कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा, लोन्स और डिपॉजिट्स 50 करोड़ से ज्यादा है। अच्छा, इस कंपनी के अंदर ज्वाइंट वेंचर, होली ओन सब्सिडी और डोरमेंट कंपनी को इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब कोई डोरमेंट कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल ग्रेटर देन 100 करोड़ है तब भी चलेगा, उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाली जो कंडीशन है, ये मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना जरूरी नहीं है। तो ये किस किस में बोला है, ज्वाइंट वेंचर, होली ओन सब्सिडियरी और डोरमेंट कंपनी, ठीक है। फिर आ जाते 149 सबसेक्शन 6 के अंदर जो कंडीशन बोली थी उसमें बोला था प्रोप्राइटर जो 20% से ज्यादा की इनकम रिसीव करता है, पर्सन या उसका रिलेटिव जो है कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट और जॉइंट वेंचर में सिक्योरिटी होल्ड करे कि 2% ऑफ पेड अप कैपिटल से ज्यादा या 50 लाख से ज्यादा, गारंटी 50 लाख से ज्यादा, इंडेप्टनेस 50 लाख से ज्यादा, तो 2+1 ईयर मतलब पिछले 2 साल और 1 साल देखेंगे। कैंपी है 3+1 ईयर, पार्टनर ऑफ द फर्म रिसीव 10% ऑफ द इनकम 3+1 ईयर, और एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय में क्या देखना है, इस साल का देखना है खुद के लिए और रिलेटिव के लिए देखना है, अपने लिए देखना है इस साल और पिछले 3 साल, रिलेटिव के लिए देखना है सिर्फ इस साल का। और बाकी एनपीओ जिसका 25% से ज्यादा की इनकम हमारी कंपनी से इस कंपनी से हो रही हो और उस एनपीओ में आप सीईओ सीएफओ कुछ भी हो तो आपको इस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करेंगे। फिर 159 सबसेक्शन 7 के अंदर आपको डिक्लेरेशन देना है आते ही जो बोर्ड मीटिंग होती है उसमें, फिर हर साल की बोर्ड मीटिंग में, और उसके बाद में अगर कुछ स्टेटस चेंज हो जाता है तो तब भी आपको बोलना है मैं इंडिपेंडेंट हूँ, ये सब ठीक है। फिर 149 8 के अंदर ड्यूटीज बता रखी, 149 9 के अंदर आप स्टॉक ऑप्शन नहीं ले सकते हो, 149 10 के अंदर मैक्सिमम 5 साल तक का मतलब एक टर्म रहेगा, और अगर दूसरे टर्म में आपको अपॉइंट करना है तो दूसरा टर्म भी 5 साल का रहेगा पर एसआर पास करना पड़ेगा, और फिर आपको 169 में रिमूव भी करना पड़े तब भी एसआर की जरूरत पड़ेगी। फिर आ जाएगा 159 11 के अंदर आपका ऑफिस के बाद में आप 3 साल तक किसी भी कैपेसिटी में इस कंपनी में पॉइंट नहीं हो सकते,
फिर इधर 149(12) के अंदर लायबिलिटी बता रखा है, 149 सेक्शन 13 के अंदर बता रखा है कि आप रोटेशनल डायरेक्टर में इंक्लूड नहीं होंगे। इस पर रोटेशनल नॉन रोटेशनल जो प्रोविजन है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर लगेगा ही नहीं, मतलब 152 सबसेक्शन 6 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर लगेगा ही नहीं। ये पूरा था सेक्शन 149। नेक्स्ट जो लेक्चर उसमें 1 बाय 1 अपन सारे डायरेक्टर के चैप्टर के सेक्शंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।